तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री का अगला चैप्टर, 9th चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट की। और हम टाइम देखेंगे 1870s से लेके 1940s। और 1870s ये वो टाइम है कि अगर हम टाइमलाइन के सेंस में देखें तो ब्रिटिश अराइव्ड से हम शुरू हुए थे कि इंडियन सिविलाइजेशन के हिस्से में ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ब्रिटिशर्स का अराइवल हुआ था और वो यहाँ ट्रेड कर रहे थे। और ये चीज 1600 से कह लीजिए 1600s वाले एरा से शुरू हो गई थी। करते करते 1750s तक में इंडिया में जो मेन जो पावर के सेंस में जो मेजर पावर थे, मुगल साम्राज्य, वो टूट चुका था और बाकी छोटे छोटे साम्राज्य बने थे। छोटे छोटे मतलब उस सेंस में कि एक बड़े साम्राज्य के मुकाबले। और यहां से उन्होंने एक एक करके हराना शुरू किया 1750s से लेकर ये करीब करीब 1850s। इन 50 सालों में इन्होंने पूरी इंडियन सिविलाइजेशन, होल इंडियन सिविलाइजेशन जो थी उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। 1850s तक आते आते इन 100 सालों में। और पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में अब मतलब अगर आप देखें इतिहास के तौर पे तो साम्राज्य जो है हमेशा से एक बहुत बड़ा चेंज आया था यहाँ पे। हमेशा से हिंदुस्तान में जो साम्राज्यों का जो तरीका रहा है काम करने का, वो राजाओं के या इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग रहा है कि ये राजा आया तो इसका साम्राज्य हुआ और इसका साम्राज्य इतना बड़ा था। अब किसी ने बगावत कर दी तो उतना इलाका अब इसके साम्राज्य से हट गया, किसी और ने बगावत कर दी तो उतना इलाका भी चला गया, साम्राज्य छोटा हो गया। राजा को मार के कोई और आगे आ गया तो फिर उसका वो साम्राज्य हो गया। और राजा के मरने के बाद उसके बेटों में गया और फिर बेटों में लड़ाई, मतलब वो इंडिविजुअल्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड था। और इसी सेंस में साम्राज्य, ये वाले साम्राज्य काफी कमजोर थे। यहाँ पे जो ब्रिटिश साम्राज्य आया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैंने कहानी जो पूरा यूट्यूब पे मैंने स्टार्टिंग में जो बताई थी, उसमें इस चीज पे जोर भी डाला था। जो ब्रिटिश लोगों का रूल था, ये भले ही अंग्रेजों का साम्राज्य था, इसे साम्राज्य कहेंगे क्योंकि राजा प्रजा वाली बात थी। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी कि लोग वोट नहीं के दे के चुनाव नहीं करेंगे कि कौन गवर्नर जनरल बनेगा, ठीक है। लोग वोट नहीं देंगे, लोगों को चुनाव नहीं किया जाएगा, कोई ऐसा संविधान और ऐसा पावर्स भी नहीं है कि ऐसा ऐसा जो ब्रिटिशर्स का और जो कुछ लोगों का मन होगा वही होगा। तो ये राजा प्रजा वाला सिस्टम है। लेकिन अब ये कंपनी बन चुका है तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट था। और कंपनी बन चुका है तो ये एक कह लीजिए पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे इंडियन सिविलाइजेशन में किसी साम्राज्य का राज है लंबे टाइम तक, ठीक है। क्योंकि अगर इससे पहले अगर आप देखें तो अशोका का टाइम हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम हो, चाहे अकबर का टाइम हो, पूरी की पूरी इंडियन सिविलाइजेशन अगर आप मैप के सेंस में देखें तो कोई पूरी इंडियन सिविलाइजेशन में राज नहीं कर पाया। या तो फिर साउथ का कुछ पोर्शन छूटा रह गया, या नॉर्थ ईस्ट का कुछ पोर्शन छूटा रह गया, या तो फिर अगर इनको कैप्चर किया तो नॉर्थ वेस्ट छूटा रह गया। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन इतनी बड़ी है कि आप एक तरफ ज्यादा फोकस करोगे तो इधर की तरफ आपका साम्राज्य छूटने लगेगा। लेकिन अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी और जिन लोगों ने किया भी कि बड़े बड़े साम्राज्य बने, मराठाओं ने भी एक ऐसा टाइम था कि इंडियन सिविलाइजेशन का बड़ा हिस्सा उनके अंडर था, जिन्होंने किया भी वो इस चीज को बहुत ज्यादा बरकरार नहीं रख पाए कि 10 साल 20 साल 30 साल। और वो स्टेट के तौर पे काम नहीं कर रहे थे, वो एक राजा या इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहे थे। ये कंपनी है, यहाँ पे काम करने का अलग तरीका है। यहाँ पे इस तरीके से आर्मी चुनी जाएगी, इस तरीके से लोग चुने जाएंगे, हर चीज रिटन लॉज में है। गवर्नर जनरल ने अच्छा काम नहीं किया, उसको भी अदालत के अंडर है कि उस पर भी केस चलाया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, नया गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, समझ रहे हैं? मतलब राजा प्रजा का सिस्टम है
कि सारी ताकत राजा वर्ग के पास है, लेकिन राजा वर्ग अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ पावर्स है, कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी गई सब लोगों को। तो गवर्नर जनरल कोई जो था, जो जितने भी लोग गवर्नर जनरल थे, वो पद था कि वो आए प्रमोट होके, पहले लोअर लेवल पे काम कर रहे थे, फिर प्रमोशन हुआ, जो अच्छा काम करेगा उसका प्रमोशन और जल्दी होगा, फिर करते करते वो उनको यहाँ, मतलब समझ रहे, एक हायरार्की और एक वो इस टाइप का सिस्टम था, और जो स्टेबल था इतने बड़े टाइम में। तो ये देखा जाए, अगर आप इस सेंस में बात करें तो 1700 से, मतलब 1750 से इन्होंने बंगाल और बिहार, उड़ीसा करते करते फिर इन्होंने मैसूर, मराठा, फिर ऊपर से गए नॉर्थ वेस्ट में पंजाब, और फिर बाद में सिंध, बलूच, ये वो बर्मा, ये सब जब इन्होंने सब कुछ कॉन्कर कर लिया, और ये 100 साल, 100 years, बहुत लंबा टाइम, और एज अ स्टेट, एक स्टेट के तौर पे, कि उस स्टेट की एक पुलिस है, अदालतें हैं, ये है वो है, और ये एक स्टेबल राज था, स्टेबल, कि अब यहाँ पे ये, मतलब अब इसके दौरान यहाँ पे 2 जनरेशंस गुजर गई, कम से कम 2 से 3 जनरेशंस, 3 जनरेशंस, और ये 3 जनरेशंस जो गुजरी हैं, ये 3 जनरेशंस कुछ ऐसे गुजरी हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो वेल्दी, आप 2 तरीके से, इनइक्वालिटी तो बहुत ज्यादा थी, तो वेल्दी एंड पुअर, मिडिल क्लास जो था, मिडिल क्लास बहुत कम था, या कह लीजिए था ही नहीं उस टाइम पे, कोई ऐसे खास के सेंस में, बस डेवलप हो रहा था, बनना शुरू हुआ था, फॉर्मिंग, मतलब फॉर्मेटिव स्टेज में था मिडिल क्लास, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास, और जो शहर, उस सेंस में, और बाकी सब लोग गरीब, एंड वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड वैसा वैसा, और इंडस्ट्रीज यहाँ की सब टूट ही चुकी, और 2 से 3 जनरेशन ऐसे गए। तो अमीर लोगों का ये था कि वो ब्रिटिश एजुकेशन और अमीर है, खूब पैसा है, और पैसे वाले लोग पैसे वालों के साथ रहते हैं। तो दूसरे पैसे वाले कौन थे? एक तरफ अगर जो यहाँ के वेल्दी जो लोग थे, वो फिर ब्रिटिश तौर तरीके और उस सेंस में थे कि एंजॉय योर लाइफ एंड डोंट डू एनीथिंग फॉर द, कि मतलब अपनी जिंदगी देखो आप, तो वो इस वाले मोड में रहते थे, माइंड योर ओन लाइफ एंड एंजॉय इट, क्योंकि आप गरीब नहीं हो तो आप मजे करो और अपनी जिंदगी से मतलब रखो, देश में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई ऐसा खास मतलब नहीं है। और ये लोग वेल्दी रहे, ये राजा लोग वेल्दी रहे, तो इनका लॉयल्टी भी ब्रिटिशर्स की तरफ था, और जो गरीब लोग हैं वो उनको तो पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। और तो इस सेंस में ये जो 3 जनरेशंस आए, इन 3 जनरेशंस के दौरान यहां तक फर्क इतना आ चुका था कि कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस में, इंडियन जनमानस के सबकॉन्शियस में, और 100 साल में इतना घुल मिल गए थे ब्रिटिशर्स यहाँ से कि सबकॉन्शियस में ये चीज बैठ गई थी कि दे आर रूलर्स, कि वो राजा है। एंड क्योंकि यहाँ अब इन्होंने मीडिया भी बना दिया था, इनका ब्रिटिशर्स का जो अपना, जो इनके अपने अखबार चलते थे, और जो मीडिया इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, तो मीडिया में कोई पढ़े, कुछ भी पढ़े या फिर कुछ भी जाने कि क्या चल रहा है देश में, तो वो हमेशा इस लाइट से ब्रिटिशर्स को दिखाते थे, कि वो तारीफ किया करते थे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया, वो देश के लिए ऐसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा ऐसा। क्योंकि मीडिया जो था वो ब्रिटिश ओन्ड था, जो ब्रिटिश लोग हैं वही अखबार चलाते थे, और अखबार और मीडिया और मैगजीन्स और उन्हीं सब चीजों से राज्य, मॉडर्न लेवल के स्टेट्स काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सब चीजें थी 1850s, और यहाँ पे आजादी की लड़ाई होती है 1857, और इसके बाद यहाँ जब हार जाते हैं तो अब यहाँ से एक और जनरेशन कह लीजिए आती है, और यहाँ पे टाइम आता है 1870s। अब यहाँ तक आते आते इस पूरे टाइम में 797 यहाँ से मिडिल क्लास जो फॉर्मेटिव हो रहा था, यहाँ पे मिडिल क्लास अच्छा खासा भी यहाँ की जनरेशंस तक आते आते एक राइज ऑफ मिडिल क्लास हो गया था अच्छा खासा, कि सिटीज, इंडस्ट्रीज एंड मिडिल क्लास, उसके साथ कि पढ़ा लिखा एजुकेटेड मिडिल क्लास।
और 1870s अगर आप दुनिया के सेंस में देखें, दुनिया के सेंस में 1800s का टाइम देखें, तो 1800s का टाइम दुनिया के सेंस में आपको टाइम लैप्स हम देख ही चुके हैं कि हमेशा से यूरोप की अगर बात करें, क्योंकि चेंज, ये वाला चेंज सिर्फ यूरोप में हुआ था उस टाइम पे और दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। तो हम कभी भी जैसे एक और सवाल उठता है कि हम कभी भी वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो ज्यादातर वो वर्ल्ड हिस्ट्री यूरोप से क्यों शुरू होती है? तो उसका जो एक रीजन है कि हमारे पास बहुत कम हिस्ट्री पढ़ने का वक्त है, क्योंकि हमें मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना है और इतना कम टाइम जो इतिहास का है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये वाली जो कहानी है कि किस तरीके से ये राजा प्रजा वाला सिस्टम को तोड़ के एक देश एंड डेमोक्रेसी वाला सिस्टम बनाया गया, और किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों की कहानी कैसे है और ब्रिटिश लोगों का राइज कैसे हुआ। और क्योंकि आज के वक्त में जो हमारी दुनिया है, तो कौन सा देश कैसे बना, दुनिया के जितने भी देश हैं, आप किसी भी देश के बॉर्डर्स के बारे में पूछ लीजिए कि अच्छा ये देश, ये दो अलग अलग क्यों है, इनका बॉर्डर यहाँ से क्यों गया है। आप कोई भी एनी सवाल पूछ लीजिए कि ये देश इतना ये गरीब क्यों है या फिर ये क्यों है, वैसा किसी भी सेंस में आप सवाल पूछिए तो जो जवाब आएगा उस जवाब में एक जवाब ये ब्रिटिश हिस्ट्री एंड यूरोप से जरूर जुड़ा होगा। कि कोई भी तरह का सवाल कि अच्छा ये मिडिल ईस्ट है, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, ये सब के सब मुस्लिम रहते हैं यहाँ पे, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक रेगिस्तान जैसा है, ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट ऐसा ऐसा है, बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है और ऐसा है वैसा है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में इतने सारे देश क्यों, और ये ऐसा क्यों है, अच्छा ये देश के बीच में इन दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है। आप कुछ भी सवाल पूछ ले तो हर कहानी में ये चीज आ जाएगी, फिर ऐसा था ऐसा था ऐसा था, फिर एक टाइम आया कि ब्रिटिश लोग आए, और तो हर कहानी के सेंस में यूरोप की आजाद लड़ाई। तो ये चीज तो वर्ल्ड हिस्ट्री में यूरोप क्यों आती है, क्योंकि यूरोप यहाँ से 1800s ये टाइम हमने देखा कि पूरी दुनिया में उस टाइम पे राजा प्रजा वाला सिस्टम था, और राजा प्रजा वाला सिस्टम, और इन राजा प्रजा के होते थे साम्राज्य यानी कि एम्पायर्स, और उस टाइम की जो इकोनॉमी थी वो इस बात पे बेस्ड थी कि आप एक्सपैंड करिए अपने राज्य को, आप नए नए जो पोर्ट्स हैं उनको एक्वायर करिए, ये करिए, तो हर चीज डिपेंडेंट थी वॉर पे कि आप लड़ाई करिए और ऐसा ऐसा करिए, और राजा प्रजा वाला सिस्टम है, प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं है। तो ऐसे ऐसे में पहली बार ये 1789 में फ्रांस दुनिया में एक ऐसा इलाका था जो फ्रांस का इलाका था उस टाइम पे, इन्होंने एक ऐसी दुनिया की पहली ऐसी बहुत भयंकर अपनी लड़ाई करी अपने राजा के साथ, और राजा को उखाड़ फेंका और बोला कि हम एक पार्लियामेंट बना रहे हैं और इस पार्लियामेंट में से जो चुन के जाएगा वो राजा का काम करेगा, वो राजा नहीं होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा बस राजा को, और जितने आम लोग हैं वो सब वोट देंगे और सबका एक संविधान होगा, और ऐसा ऐसा ये वाला सिस्टम, और एक अदालत होगी, अदालत जैसी एक चीज होगी जिसमें आम जनता के लोग एग्जाम दे के जाएंगे और वो जूनियर जज, सीनियर जज और ऐसे करके बनेंगे, और अदालत की इतनी पावर है कि वो अदालत स्टेट से, ये यानी कि ये राज्य या उस टाइम पे स्टेट जो था किंग के फॉर्म में था, कि उसके बराबर होगी और इससे ज्यादा पावरफुल होगी, कि अगर राजा ने भी अगर कोई ऐसा गुनाह कर दिया तो राजा तब को उठा के जाल डाल देंगे जेल, और इस स्टेट की पुलिस होगी, मतलब ये अदालत होगी। तो ऐसा करके ये चीजें शुरू हुई, तो ये सब फ्रांस में शुरू हुआ, और इसके बाद इन्होंने जो देश का कॉन्सेप्ट था कि अब यहाँ के लोग जो है, पीपल जो लोग हैं वो वोट देंगे एंड वो डिसाइड करेंगे राजा कौन होगा, और ये हमारा देश है। लेकिन अब पॉइंट आता है कि देश के कुछ बॉर्डर्स होने चाहिए, और देश क्या चीज को कहेंगे, आप कल्चर से क्या देश को लेंगे, क्या आप किसी भाषा से देश को लेंगे, या आप किसी धर्म से देश को लेंगे, आप किस सेंस में देश को लेंगे, तो सब जो जो बन पड़ा। क्योंकि एक बात तो होगा,
अब यहाँ पे देश के सेंस में आपको मैं बात बताऊं, जब ये सब चीजें हो रही थी तो ये सब यूरोप में हो रहा था, यूरोप, एंड यहीं से ख्याल जुड़ता है नेशनलिज्म के सेंस में। सबसे पहले नेशनलिज्म शुरू होता है एक फीलिंग के साथ कि हम आम ये राजा प्रजा नहीं है, अब ये देश है हमारा, हम इस देश के हैं और इस देश की एक सरकार होगी एंड यहाँ पे अदालतें और मीडिया और ये सब चीजें, और एक लेजिस्लेचर होगा, लेजिस्लेचर लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ से सरकार बनेगी, कुछ ये इलेक्शन कमीशन होगा, एक सेपरेट एंटिटी एक ही होगा। तो ये वाले इस सेंस में था। लेकिन अब जब नेशनलिज्म यहाँ पे जो हम ये बता रहे थे तो अब इसका बॉर्डर्स क्या होगा, सवाल उठता ही है कि अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं कि जो राजाओं के जो साम्राज्य थे, एम्पायर्स, तो पूरे के पूरे साम्राज्य, अब ये साम्राज्य में अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लेकिन क्योंकि एक साम्राज्य में रहे हैं और काफी लंबे टाइम से एक साम्राज्य में रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जैसा हल्का फुल्का है, तो ये एक अपने आप को एक देश में कन्वर्ट कर ले रहा है। लेकिन अब पूरी दुनिया के सेंस में बात करें तो अब कहीं कहीं पे आप देश, नेशन बिल्डिंग आपकी कहाँ पे कैसे रखोगे? अगर आप जैसे जर्मन भाषा कि हम जो जर्मन बोलते हैं हमारा देश होना चाहिए, तो पूरे यूरोप में कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, हर जगह है, तो आप कहाँ पे कि सब आपका देश थोड़ी हो जाएगा। तो कैसे आप देश कैसे बनाओगे और कैसे कैसे देशों की मांग होगी? तो उस वाली चीज में अब यहाँ पे एक बात आती है, देश बड़ा होना चाहिए, नेशन शुड बी बिग एज पॉसिबल। देश जितना बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि देश जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी इकोनॉमी होगी, उतने ज्यादा उसमें लोग होंगे और उतना ज्यादा उसकी पावर होगी। चाहे उतनी बड़ी आर्मी, जब जितने लोग होंगे उतने रिसोर्स होगा, ह्यूमन रिसोर्स, उतनी आर्मी हो सकती है, उतने ही प्रोडक्टिव काम करने वाले लोग हर सेंस में। लेकिन एक यहाँ पे उल्टा फंदा पड़ता है कि जब आप कहते हैं देश बड़ा होना चाहिए, यानी कि अभी एक कल्चर, दो कल्चर, तीन कल्चर, चार कल्चर, पांच कल्चर, अगर पांचों कल्चर मिलके एक देश बना ले तो ये देश बहुत बड़ा होगा और स्ट्रांग होगा। लेकिन अब एक देश बनेगा तो एक प्रधानमंत्री होगा, एक वित्त मंत्री होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और जो ये कह देंगे सबको मानना पड़ेगा। तो अब क्या पता कि तीन लोग मान लें कि हाँ चलो ठीक है, हम तीनों एक हैं और हमारा एक प्रधानमंत्री होगा, हमारा एक वित्त मंत्री होगा, हमारा एक ही होगा, लेकिन दो लोग कह देंगे नहीं, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री हमारा ही होगा और हमारा ही वित्त मंत्री हमारा ही होगा कि हम अपने फैसले तुम्हें नहीं दे सकते करने के लिए, हम अपने खुद रखेंगे, और ये भी हाँ इस बात को मान जाए। तो देश की कल्पना, तो देश, और जितना आप लोग को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे, डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आएंगे देश को बड़ा बनाने। और जैसे ही देश की कल्पना, क्योंकि आपने देश की कल्पना कैसे कर रहे हो, तो जो लोग देश की कल्पना भाषा के सेंस में या धर्म के सेंस में करते हैं, तो उनके साथ एक दिक्कत ये आ जाती है कि जब डिफरेंसेस आते हैं, या फिर डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस लिखना गलत होगा, जब देश बड़े होते हैं तो देशों के साथ आती है डाइवर्सिटी। तो आप जब कल्पना एक भाषा की कर रहे हैं, एक धर्म की कर रहे हैं किसी सेंस में, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाती है कि देश भी बनाना है बड़ा, और हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें ये आदमी भी अच्छा नहीं लगता, हमें ये भी अच्छा नहीं लगता, हमें ये भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम देश बनाना है बड़ा, तो क्या करें? तो इस सेंस में ही देशों के अलग अलग ख्याल उठे। तो खैर, ये तो नेशनलिज्म में किस तरीके से देशों की कल्पना और किस तरीके से बॉर्डर इश्यूज, जो आज की दुनिया में जो हमें बॉर्डर इश्यूज दिखते हैं, कि कुर्द लोग आज भी कहते हैं ब्रिटिशर्स से कि जब देश बनाने की लिस्ट बना रहे थे तो हमें क्यों नहीं बुलाया था, या फिर हम जो कह रहे थे हमारी बात क्यों नहीं मानी, हमें कुर्द का देश दे देते तो हम सुकून से जी रहे होते। आज के टाइम में हम एक देश में थोड़े कुर्द हैं, एक किसी और देश में थोड़े से कुर्द हैं, किसी और देश में थोड़े से कुर्द हैं, तो ये देश इधर के कुर्दों को
अपने माइनॉरिटी को ये देश, अब यहाँ तो हर जगह से हम पीछे जा रहे हैं क्योंकि हर जगह की माइनॉरिटी है। तुमने हमें एक देश दे दिया होता तो हम कम से कम, हमारी जिंदगी इतनी नरक ना होती। ये कुर्द लोग जैसे, तो ऐसे तो ना जाने मतलब दुनिया में कितने एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के। तो खैर ये सब कहानी नेशनलिज्म की चल रही थी यूरोप में, और यहां से ये ख्याल आ रहे थे राजा को हटाओ, एक स्टेट लाना है और एक संविधान हो कि इक्वालिटी हो, सब बराबर हो। यूएसए 1885, मतलब ये नहीं 1785, सबसे पहले यूएसए पहला देश बना जो कि ये काम एक्चुअली कर गया एंड स्टेबल, कि एक वो देश के सेंस में बना एंड स्टेबल वे में काम कर गया। ठीक है, तो ये सब चल रहे थे। तो 1800s ये नेशनलिज्म का टाइम था। तो यहाँ पे जब यहाँ से हम स्टोरी आती है कि 1800s और यहाँ पे यूरोप में उस टाइम पे ये सब चीजें चल रही थी। हिंदुस्तान में अब यहाँ 1870s तक आते आते 1870s अगर देखें तो यहाँ यूरोप में उस टाइम पे 1870 यूरोप में क्या हो रहा था, तो 1870 के आसपास जर्मनी एक जस्ट देश बनने वाला था। जर्मनी एक देश बनने वाला था, फ्रांस एक देश बन चुका था, और भी ये सब ये डेवलपमेंट चल रहे थे। और ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग अभी सुपर पावर्स थे, ब्रिटिश पहले नंबर पे, और ब्रिटिश फ्रेंच की लड़ाई के बीच में फिर ये जर्मनी जब पावरफुल हुआ आगे के टाइम में, तो जर्मनी से 2 बार लड़ा। तो खैर, तो ये उस टाइम पे था। और यहाँ पे 1870s इंडिया में ऐसी जनरेशंस में से एक ऐसी जनरेशन, मतलब अब यहाँ पे जो जनरेशंस आ रही थी, नई वाली जनरेशंस, ये मॉडर्न एजुकेशन ये ले रहे थे। ये कई लोग विदेशों से किताबें आती थी क्योंकि अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था और किताबें सब छप रही थी, नए ख्याल आ रहे थे एंड दुनिया बदल रही थी, तेजी से बदलने वाली थी। गोइंग टू चेंज, वर्ल्ड गोइंग टू चेंज, दुनिया बदलने वाली है, और ये वाली चीज चल रही थी। तो अब कैसी बदलेगी वो देखना, और कब बदलेगी ये देखना है, लेकिन दुनिया बदलने वाली है वो, ये वाला चीज। तो ये वाली जनरेशन 1870s, इन्होंने अब यहाँ पे अगर आप देखें रोल, तो इंडियन सिविलाइजेशन के सेंस में यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो थे ये स्टेट बन चुके थे। एंड ये जो मैंने पूरी कहानी आपको ये सब चीजें बताई, 3 जनरेशन, मतलब उस सेंस में कि जो इंडिया के लोग थे वो यहाँ के कह लीजिए कि वो पीपल या सब्जेक्ट्स बन चुके थे पूरी तरीके से, और एक स्टेबल वे में इतने बड़े टाइम तक एक गवर्निंग बॉडी कि सबको दिख भी रहा है कि हाँ अच्छा ये कुछ एक गवर्निंग बॉडी है, सबके लिए कॉमन रूल्स टाइप के हैं, और ऐसा ऐसा करके। तो यहाँ पे अब यहाँ लड़ाई चल रही है कि अब ये सरकार, अब जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, तो इस कहानी में जब ये वाली बातें आएंगी कि अच्छा कुछ मॉडरेट्स नाम की कुछ थे, मतलब नाम की कुछ नहीं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको मॉडरेट्स कहा जाता था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। अच्छा, इनके डिफरेंसेस क्यों थे, और पहले के टाइम पे इनकी ये डिमांड ऐसी करते थे, बाद के टाइम में डिमांड ऐसी करते थे, और डिमांड्स में कैसे चेंज आया, फिर बाद में फिर एक सेकेंड जनरेशन जो आई, इन्होंने क्या डिमांड्स में चेंज किया। तो जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो कैसे डिमांड चेंज हो रही हैं। तो ये थे उस टाइम पे गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट के सेंस में था, एंड ये यहाँ की पब्लिक, हिंदुस्तान की आम जनता, और सरकार इनकी है। और ये सरकार पूरी तरीके से थोड़ा डिक्टेटोरियल है, लेकिन थोड़ा सा डेमोक्रेसी के नाम पे बस इतना है कि इतना बुरा भी नहीं करते हैं जितना बुरा इतिहास में कभी अपने सबजुगेटेड लोगों से जापानीज या जर्मन लोगों ने किया। खैर, तो अब यहाँ पे तो अब ये फ्रीडम स्ट्रगल के सेंस में आपको एक जिस बताऊं कि जैसे इंडियन सिविलाइजेशन, और जो मैंने ये बात बोली कि ब्रिटिश लोग उस टाइम पे सरकार थे, एंड जो पब्लिक थी, आम जनता,
आम जनता की स्लीपिंग स्टेट में। स्लीपिंग स्टेट की जनता का मतलब ये कि वहां का जो अमीर आदमी है या पढ़ा लिखा आदमी है या ऐसा टाइप का आदमी है, वो इसी वाले फेज में है कि अपनी जिंदगी से मतलब रखो और खुश रहो कि तुम गरीब नहीं हो, और मजे करो, और ये चीज कभी बदले नहीं। ठीक, हम चाहे दुनिया में कुछ हो चाहे दुनिया में कुछ ना हो, लेकिन हम अमीर ही रहने चाहिए, हम कुछ गरीब नहीं हो जाने चाहिए। ठीक, और जहां का गरीब आदमी जो है वो इतना अपनी जिंदगी में इतना बिजी रहे कि उसे ना पता हो, ना तो उसे पता हो कि उसका ये दुनिया में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, ना उसे पता हो। अगर उसे पता भी हो तब भी उसे कोई फर्क ना पड़े, और फर्क ना पड़े, और वो मतलब ये बिजी ही रहे। ठीक है, वो बिजी ही रहे, जिससे कि वो डू नॉट ज्वाइन फाइट या डू नॉट सपोर्ट चेंज। वो सपोर्ट नहीं करता किसी सेंस में, क्योंकि अगर उसे पता भी नहीं है, उसे बिजी ही रहे और उस सेंस में। एंड अगर वो करता है, इफ ही डज, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास फुल पावर है। ठीक है, फुल पावर है, यानी कि अपनी पुलिस है, जब आपको चाहेगी आपके घर आ जाएगी, तलाशी ले लेगी, और आपको चाहे जेल में डाल दे, कुछ कर दे, आप जेल में शायद मर भी जाओ, तब भी कोई ऐसी मतलब कोर्ट्स के सेंस में आप कोई ऐसी अदालत नहीं है जहां पे आप जाओ और आप इंसाफ की उम्मीद करो, क्योंकि पुलिस ने ही जब सरकार की पुलिस ही आपको ऐसा टारगेट कर रही है, तो ये मतलब ये ब्रिटिश की ही कोर्ट है, ये कोर्ट है, नो डाउट अदालत है, लेकिन ब्रिटिश की ही कोर्ट है, और ये ब्रिटिश की पुलिस है। तो मतलब आप उसी ने आपको मारा है, आप उसी से कंप्लेन कर रहे हो। तो और हिंदुस्तान के जो राजा हैं, वो हिंदुस्तान के राजा बस शोपीस बचे हैं। इन अमीर लोगों में यहाँ के राजा लोग भी आते हैं, जो यहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे हिंदुस्तान के, बहुत बड़े बड़े उधार देने वाले थे, लोन गिवर्स, ये सब अमीर लोग। तो खैर, और पूरा मीडिया इनके पास है, और यही मीडिया जब ये गरीब लोग पढ़ते हैं तो ये ना इनको पता होता है कुछ, ना इनको फर्क पड़ता, और ये इतना बिजी है क्योंकि पैसा कमाना है इन्हें। बिजी क्यों है कि भाई जिंदा रह लो, तो आप जी पाओ, अपने बच्चों को पाल पाओ इतनी गरीबी और उसमें, पहले यही कर लो। ये फिर ये सब तो अभी ना पता है, और भाई पहले जी लो, और अगर आप करोगे तो आपको ये पता है कि आपको सीधा सरकार उठा के जेल डाल देगी, जो ब्रिटिश सरकार है, और आप जेल में ही क्या पता पड़े रहो, या फिर आपको फांसी वासी दे दी जाए और आप मार दिए जाओ। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, तो मतलब इस सेंस में था कि ये रिस्क वाली चीज। तो खैर, ये वाला अब चीज थी। तो अब यहाँ पे 3 तरह के काम, मतलब पहला काम आप देखें तो नेशनलिज्म या जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो पहला फेज किस तरीके से जाता है कि कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि ब्रिटिश लोग ये बिल्कुल चूसे जा रहे हैं हिंदुस्तान को, इस पूरी सिविलाइजेशन को, और नाश कर रहे हैं यहाँ का, और इन्होंने ब्रेन वॉश कर रखा है यहाँ के सब लोगों को। और यहाँ के जो जानकार लोग हैं, जिनको आइडिया है कि क्या हो रहा है, नहीं, ये जिनको आइडिया है, जानकार, लेकिन फिर भी इन पे कोई ताकत भी नहीं बची है। पहली चीज, नो पावर एज सच, अंग्रेजों के आगे तो पावर नहीं है, भले ही हिंदुस्तान के गरीबों के आगे बहुत पावरफुल है। और इसके अलावा ये वाली बातें कि भाई अगर राजनीति में उतरोगे, कि अगर आप राजनीति में उतरे, अमीर लोगों की जिंदगी का एक रूल ये था कि राजनीति में उतरे उस टाइम पे अमीर और जानकार लोगों का, और ऐसे
राजनीति में उतरे तो यहाँ पे आपको पता है कि क्या होना है। आप जेल डाल दिए जाओगे, क्या पता मार दिए जाओ, और आपका अगर आप अमीर हो तो आपका जितना पैसा है ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग कुछ कर सकते थे वो लोग का ये था, राजनीति में उतरे मतलब आपने अपना तो बेड़ा गर्क किया, अपने पूरे खानदान का बेड़ा गर्क कर लिया आपने। ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो लोग आए ऐसे पढ़े लिखे लोग, इन्होंने एक्शन करना शुरू किया, और ये एक्शन अब इस सोच से था कि हमें ब्रिटिश, अब क्योंकि एक चीज है, ब्रिटिश हैव टू गो, ब्रिटिश लोगों को जाना है, लेकिन शुरू कहां से, ये सोच कहां से शुरू है, लेकिन ब्रिटिश की ही सरकार है, ब्रिटिश की पुलिस है, ब्रिटिश का ही कोर्ट है, ब्रिटिश का ही मीडिया है, यहाँ 100 साल जैसा काम कर रहा है। और अभी तो हम यहाँ अभी इन्हीं लड़ाइयों से अभी नहीं उठे हैं कि ये इनको दलितों की लड़ाई से, औरतों की लड़ाई से, कि औरत को समाज में बोलना है कि नहीं बोलना है, औरत को ऐसा करना चाहिए वैसा, ये लोअर कास्ट, अभी तो हम वही चल रहे हैं। तो खैर पहली चीज तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने कंसेशंस मांगने शुरू किए। ठीक है, इस चीज को नेक्स्ट अगर पेज में करें तो इनिशियल फेज में, फर्स्ट फेज, इन्होंने ब्रिटिश लोगों से कंसेशंस मांगने शुरू किए कि रिक्वेस्ट करो ब्रिटिश लोग को, क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज देख चुके हैं, ज्यादा करेंगे तो जेल डाल दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, और अमीर हो तो वो ले लिया जाएगा। तो ये अमीर लोग भी कहीं सुपरमैन तो थे ना, ये भी तो कॉमन लोग ही थे। ज्यादा बोलोगे तो सीधा अंदर जाओगे, इतना भी सच नहीं बोलना था वाली बात है। आपके खुद के लोग आपको बोलेंगे आपके मुंह पे, यार इतना भी सच नहीं बोलते, इतना भी वो नहीं करते, और आप ये ऐसा करोगे तो जेल तो हो ही जाएगी। तो स्टार्टिंग के लोग रिक्वेस्ट के फॉर्म में चला करते थे, कि अभी उनका मोटिव ये था कि अभी आप सीधा से बोल दोगे कि तुम लोग बाहर निकलो देश से, तो पॉसिबल भी नहीं है और ये हो भी नहीं पाएगा, और ये कोई सेंस भी नहीं इस बात का कि वो आप बोल दोगे और चला जाएगा। जबकि इसका उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे कि चले जाओ तो आपको उठा के वो सीधा जेल डाल देंगे। तो इसमें बेटर इन लोगों ने इन्होंने यही तरीका निकाला, कंसेशंस मांगो, उनसे रिक्वेस्ट करो। मतलब वो बात है कि एक बार में नहीं, उनसे थोड़ा थोड़ा करके, उनका ये वाला थॉट था कि हमें सर, आप हमें इतनी पूरी पॉपुलेशन में और हमें इतना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली बनती थी हिंदुस्तान में, जो पैसा है हिंदुस्तान का, उस पैसे का क्या करना है, उससे कितनी आर्मी बनानी है, या उसको कितना एग्रीकल्चर में लगाना है, या क्या करना है, उस पैसे का क्या करना है जो पैसा आ रहा है। तो ऐसे चीजों का फैसला लेना, लेजिस्लेचर जो काम था, पूरी की पूरी तरीके से ब्रिटिश कंट्रोल्ड था। तो पहले तो इनका ये था कि कम से कम हिंदुस्तान के लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहां कराइए, कि हिंदुस्तान के लोगों को आप ऐसे पदों में मतलब आपके 180 लोग हैं जैसे, तो हमें कम से कम 20 हिंदुस्तानी हों, या कुछ इस तरीके से कि कुछ आप मतलब कह लीजिए कि हमें रिजर्वेशन दीजिए। मतलब आप दूसरे लफ्जों में कहें तो इन्होंने मांगा था रिजर्वेशन टू इंडियंस इन लेजिस्लेटिव असेंबली, कि ये जो आपकी सरकार का ये कानून तय करने वाली जो चीजें हैं, इसमें हिंदुस्तानी के भी कुछ नेता लोग आप दीजिए। तो इस तरीके से हम एक डिमांड बनवाएंगे, फिर जब इनकी पावर बढ़ेगी फिर ऐसा होगा, फिर हमसे मतलब इनका ये वाली चीज थी कि अभी शुरू हुआ है। और दूसरी तरफ इनका ये काम था कि नेशनल कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, जो चीज हमें दिख रही है वो चीज सबको दिखाओ। नेशनल कॉन्शियसनेस अभी तो हमें पैदा करनी है, बढ़ाओ वाली तो बात बाद में आती है। हमें अभी इस टाइम पे उस चीज को कह दीजिए कि हमें मटीरियलाइज करना है, कि बिल्कुल जीरो से शुरू करना है। ठीक है, तो हमें बनाना शुरू करना है, मेक इट।
और बनाना है, और उस चीज को, उस नेशनलिज्म, जो चीज हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया और ये यहाँ के लोग ही यहाँ की सरकार चुने, और वो सरकार वो पैसा का क्या करना है वो हमारे भले के लिए इस्तेमाल करे, ना कि कहीं अपने खजाने भरने के लिए, और ऐसे ऐसे फैसले और ऐसी ऐसी चीजें यहीं के लोग करें। और इतना बड़ा सा एरिया, हम इंडियन सिविलाइजेशन है, तो हम इंडियन सिविलाइजेशन है तो बड़ी जनसंख्या हमारे पास है, हमें सबको इकट्ठा करना है, और जब बड़ी जनसंख्या होगी तभी लड़ाई भी हम उतना कर पाएंगे अंग्रेजों से, तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी हम जितना होंगे। तो उनको ग्रो करना है इस नेशनलिज्म को, तो इसके लिए एक काम करते हैं, इन सब ने अपने अपने अखबार चलाने शुरू किए, और अखबारों में क्या करते थे, अब ज्यादा इधर उधर बोलेंगे, ये चीज बता चुका, ज्यादा इधर उधर बोलेंगे तो आपका क्या होना है, तो न्यूज़पेपर छापने हैं और इतना मध्यम वे में बोलना है कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, और लोगों तक आपकी बात भी पहुंच जाए, ठीक, आपकी बात भी पहुंच जाए, लोग समझ जाएं कि अच्छा अंग्रेजों ने कहीं कुछ गलत किया है इसमें, और किस तरीके से क्या हुआ है, और हर चीज को मतलब माइल्ड वे में बोले, लेकिन वो कि उस चीज को आप पहले तो बनाइए, उस क्या आपको क्या दिख रहा है और क्या रियलिटी है, और फिर ऐसे ग्रो करिए। तो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ये सब, और इसके अलावा हमें संगठित होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, तो ऐसे संगठन जगह जगह पे बनाने पड़ेंगे, और फिर ऐसे संगठन घर घर जाके न्यूज़पेपर छाप के, और कुछ त्योहार हो तो त्योहार में मीटिंग कराओ लोगों की, और उसी बहाने उनको ये नेशनलिज्म और ये फिलॉसफी और मतलब ये सब काम करते रहो, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ उनके, मतलब हर चीज करो, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बने, ऑर्गेनाइजेशंस मिले आपस में, तो एक मूवमेंट, एक कॉमन मूवमेंट है जो कि चल रहा है, और फिर आगे वक्त के साथ जो जो डायरेक्शन ले। तो पहले तो इनका ये था स्टार्टिंग के टाइम में कि ये सारे डिमांड्स थे कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा थोड़ा करके अपनी डिमांड मनवाओ, और इस दौरान जेल ना जानी पड़े तो बहुत अच्छी बात है, वरना हेडलाइन हमने लिख दी है कि अगर मन किया तो जेल भी डाल सकते हैं। तो ऐसे टाइप से लोगों ने रिस्क लेना शुरू किया, और पॉलिटिक्स में और पढ़ लिख के आए हैं, एंड जर्नलिस्ट बनने आए हैं, जर्नलिस्ट बनने आए हैं, अखबार छापते हैं। क्या करते हैं, अखबार छापते हैं, और पता नहीं पब्लिक में घूमते फिरते रहते हैं, पैसा ज्यादा नहीं है, गरीबों जैसे रहते हैं, पता नहीं तब पढ़ लिख लिए इतने गरीब जैसे क्यों रहते हैं, और क्योंकि ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, अगर ये करते तो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, राजनीति में घुसे हैं, हमें तो डर लगता कि उठा ना लिए जाए, और एक दो को जब उठा लिया जाता था, और फिर लोग कहा करते हैं भाई चाहे जिंदगी में जो कर ली ये काम मत कर। तो ऐसे सूरत हाल में इस चीज को करना था, तो उन्होंने करना शुरू किया। तो फर्स्ट जनरेशन ये 1870s, और फिर यहाँ से एंट्री होती है 1920s। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते थे एक्सट्रीम्स, जिनको कहते थे एक्सट्रीमिज्म, उस टाइम का एक्सट्रीमिज्म का मतलब ज्यादा ही तुम आगे बढ़ गए, ज्यादा ही तुम कट्टर हो गए। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा कट्टर हो जाना। तो कट्टर किस सेंस में कट्टर हो जाना, ये वक्त पे डिपेंड करता है कि किस वक्त के हिसाब से आप, और वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। तो उस टाइम पे जो एक्सट्रीम्स थे, ये ऐसे लोग थे, मतलब आपको क्या चीज है जो आपको रोक दे रही है, आपको अरेस्ट होने का डर रोक दे रहा है, आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये सब डर रोक दे रहे हैं ना एक्चुअली आपको काम करने से। तो एक्सट्रीम्स मतलब इस सेंस में इन लोग का ये कहना था कि ब्रिटिश लोगों से ये रिक्वेस्ट करना छोड़ो। ब्रिटिश लोगों से तुम ऐसा रिक्वेस्ट करोगे, जी हुजूर हमें 20 सीटें दे दीजिए, और ब्रिटिश लोग कह रहे हैं नहीं हम तुम्हें 5 ही सीट देगा, और आप कह रहे हो कि अच्छा ये 5 सीट देगा तो हम लोग आपको बताएंगे 5 आदमी कौन होगा, और ब्रिटिश लोग कह रहे हैं नहीं 5 लोग कौन होंगे, हिंदुस्तान के होंगे ना, मैं मानता हूं तुम्हारी बात की हिंदुस्तान के होंगे, लेकिन मैं डिसाइड करूंगा 5 लोग कौन होंगे। अच्छा अब क्या करें भाई, ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा,
ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा? तो चलो ठीक है जी सर 5 ही दे दीजिए, और ब्रिटिश लोग अपने हिसाब से अपने मनमाने 5, और कौन से 5? यहाँ वाले 5। मतलब ये अब 5 पे मत जाइएगा, ये तो मैं मतलब ऐसे एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ कि मतलब वो अपन किसी प्रिंसली स्टेट को मतलब पपेट के सेंस में कि अच्छा आइए आपके लिए काम है जी, बताइए हुजूर कि आप एक काम करिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, आप हमारी तरफ से यहाँ इंडियन मेंबर हैं, तो आप इंडियन मेंबर की सीट आज से आपकी मिली, आप इस चीज के मंत्री होंगे, और हम जो कागज दें आप पास करते जाइएगा। ठीक है, ओके जी हुजूर, ओके डन, मान लिया। और अगर ज्यादा बोलेगा तो क्या होगा ये चीज। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनका कहना था रिक्वेस्ट करना छोड़ो एंड लड़ना शुरू करो, सीधा सीधा लड़ाई करो। और इनको डर नहीं लगता था, जेल चले जाएंगे कोई बात नहीं, मर जाएंगे कोई बात नहीं, अगर क्योंकि ऐसे नरक जैसे जीने से अच्छा है कि मर जाओ। तो ऐसे लोग थे, तो ऐसे लोग का सीधा कहना था कि हम इंडियन सिविलाइजेशन के सेंस में, या मतलब इन लोग का इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, इनका बस ये था कि ब्रिटिश लोग से फाइट करो एंड लोगों में आपका जितना हुजूम है और बढ़ाओ कि ये सब के सब लोग लड़ाई करो ना, जो मन में आए, और बस लड़ाई करो। और लड़ाई करके हम इनको, ब्रिटिश लोग को, हम इनको, अगर हर आदमी लड़ने पे आ जाए, क्योंकि एक बात तो सच है कि अंग्रेज लोग हिंदुस्तान की आबादी के सेंस में 5% भी नहीं थे इंडियन सिविलाइजेशन में, और हिंदुस्तानी लोग 95% पॉपुलेशन में थे। हिंदुस्तानी अगर सिविलाइजेशन के सेंस में, ऑब्वियसली देश था नहीं उस टाइम पे कोई, तो इंडियन सिविलाइजेशन और ब्रिटिश लोग 5% भी नहीं थे, इनकी आबादी मतलब समझ रहे, टोटल 10 लाख या 20 लाख कुछ ऐसी थी जो पूरे सिविलाइजेशन में जितने ब्रिटिशर्स हैं। तो इन लोग का ये कहना था कि हम, ये लोग इतने से हैं बस कि ये 10% हुई, मतलब 10% की मतलब ये 2% लोग हैं, इनको हम सीधा उड़ा के खत्म कर देंगे अगर हम लड़ने पे आ गए। हमारी इतनी ताकत बढ़ गई है कांग्रेस के सेंस में और ऐसे ऐसे सेंस में, हमारी इतनी ताकत बढ़ गई है कि हमारे जितनी पब्लिक है जो हमारी बात मान लेगी, जो पब्लिक ऐसे स्लीपिंग स्टेट से निकल चुकी है, ठीक है, यहाँ का ये जो स्लीपिंग स्टेट था, जिस पब्लिक को हम स्लीपिंग स्टेट से निकाल के हम यहाँ वाले स्टेट में ला चुके हैं कि वो फाइट फॉर एक्शन, कि वो मतलब कुछ एक्शन ले, एंड एक्शन लेने के लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार रहे। क्यों? अज्ञान सिंह क्यों बलिदान देने के लिए क्यों तैयार रहे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश की है, आप प्रजा हो वहां की। ठीक, तो अब तो इनका ये कहना था कि इनको सीधा उड़ाओ, खत्म करो, और नहीं कर पाएंगे तब भी क्या, कीप फाइटिंग, नहीं कर पाएंगे तब भी क्या, जो काम हम, इनका ये कहना था जो काम हमने 1857 में जैसा शुरू किया था वो नॉर्थ के अलग अलग एरियाज में, ऐसा करके शुरू हो जाएगा और कर देते हैं। तो इन ऐसे लोगों को एक्सट्रीम्स कहा गया, कि एक्सट्रीमिस्ट, कि मतलब हिंदुस्तानी, मतलब अंग्रेजों को निकालना है तो इनका तरीका ये ऐसा वाला है, और इनका तरीका कुछ ज्यादा ही मतलब उधर उस सेंस में चला गया। अच्छा निकालना है तो बिल्कुल, बस बिल्कुल आप उनको लड़ने पे आ जाओ, और ऐसा कि बिल्कुल अभी निकाल कि, और अभी बस इनका फोकस यहाँ था कि इनको ब्रिटिशर्स को निकालना, इनका फोकस सिर्फ ब्रिटिशर्स को निकालने पे चले जाता था ज्यादा, कि अभी जस्ट निकाल दो। और यहाँ मॉडरेट्स, इन लोग को जो मॉडरेट्स कहा गया, जो शुरू में ऐसे वाले लोग थे मॉडरेट्स, कि अब ये नहीं मान रहे तो यार अब ऐसे कैसे लड़ लें, और ऐसा यार वो चीज मतलब, और पता नहीं वो करने के बाद क्या होगा और कैसा होगा, और अगर हम ब्रिटिशर्स चले भी गए तब भी हमारा फॉर्मेशन छोटे छोटे, हम इतना एक यूनिट नहीं बन पाए हैं कि हम, जो हम ये बात कर रहे हैं ना वन सिविलाइजेशन, कि अभी हम तो सिर्फ अगेंस्ट ब्रिटिश हैं, अब ब्रिटिश चलेगा तो वन सिविलाइजेशन कितने नेशंस में फॉर्म होगा, कि कितने लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं राजा हमारा ही होगा टाइप्स, कि नहीं तुम्हारा राजा नहीं चलेगा, आओ खाओ पियो रहो लेकिन यहाँ का राजा यहीं का होगा टाइप्स। तो
अगर आप एक सिविलाइजेशन को एक नेशन में करना चाह रहे हैं कि हर कोई मान जाए कि अच्छा हम सबका एक प्रेसिडेंट होगा, हम सबका एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा और जो आप कह दोगे हमें मानना पड़ेगा, अगर आप ये करना चाह रहे हो, जो कि आप तभी बेस्ट पॉसिबल वे है कि हम पावरफुल रहें और अच्छा एंटिटी रहें और एक सिविलाइजेशन जब ट्रांसफर हो रही है तो एक नेशन में हो तो सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन ये चीज हो नहीं पाएगी अगर अभी चले गए ब्रिटिशर्स, क्योंकि अभी के जो सूरत हाल है यहाँ के 1870s से लेके अभी 1920s तक, ठीक है, यहां से एक और पॉज लेते हैं। तो हम यहां थे कि अगर हम 1870s से 1920s की बात करें तो 1870s से 1920s ये गांधीयन एरा की जहां से शुरुआत होती है, तो इस टाइम की अगर बात करें तो ये चीज है कि अगर मतलब वही चीज कि हम एक सिविलाइजेशन से अगर एक नेशन बनने की तरफ बढ़ना है हमें, तो फिलहाल 1870s से ये वाला टाइम ये था कि वी आर नॉट रेडी येट, कि हम अभी तैयार नहीं है इस चीज के लिए कि हम जब कूदे सिविलाइजेशन से, हम जब देश बने एक टाइम में तो ये वन हो पाए। वी आर नॉट रेडी येट अगर हम रुक जाएं, क्योंकि और ये चीज इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेंस में वैसे 1870s मतलब ये उस टाइम पे बनना शुरू हुए थे, और जो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, वैसे तो कई सारे थे, उनमें से एक बना इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कई सारे थे। इनफैक्ट जो ये हम बात कह रहे थे ना कि कुछ आए और कुछ अम्ब्रेला बन जाए, तो ऐसे सेंस में एक मतलब राइज हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में ये वाले लोग पढ़े लिखे लोग कि चलो बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत जानकार हो गए हैं और इन्होंने दुनिया को ऐसी नजर से देखा है, इन्होंने ये भी पढ़ा है, इन्होंने ये भी किताब पढ़ी है, इनको ये भी पता है, इनको ये भी पता है, ये यहाँ पे पढ़ के आए, इतने जानकार हैं, सब कुछ पढ़े लिखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अखबार छाप रहे हैं, अपना जिंदगी खराब कर रहे हैं, अभी पिछले महीने जेल होकर आए हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी। ठीक है, ये वो वाले टाइप के लोग। एंड यहाँ पे वी आर नॉट रेडी येट, तो यहाँ पे अब फैसला, अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है, तो ये फैसला कर रहे हैं कि एक बार कलकत्ता में होगा तो एक अगली बार बॉम्बे में करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे, अगली बार यहाँ करेंगे। तो ऐसे सेंस में, और हर बार तो मतलब डिफरेंट वेन्यू होगा, हर बार का ईच ईयर का या हर टाइम पे जो हम मिलेंगे, और डिफरेंट लीडर होगा हर जगह का, अपने जगह का। कि अब बंगाल का लीडर बंगाल में होगा तो यहाँ का सब स्टाफ ज्यादा होगा, और उस सेंस में लीडर और ये सब यहाँ पूरा बंगाल में चाहिए, यहाँ आएंगे हमें पूरा ये चाहिए, और पूरा यहाँ का एक अलग अलग प्रेसिडेंट्स होंगे, जरूरी नहीं कि एक प्रेसिडेंट हमेशा, वो अलग अलग प्रेसिडेंट्स, तो डिफरेंट लीडर सबको इंटीग्रेट करके ये सब शुरू हो रहा है। और पर्चा बांट रहे हैं कि हम इतना पैसा दो और हमारे पार्टी का मेंबर बन जाओ, और हम फिर एक मूवमेंट चला रहे हैं, और फिर हर सेंस में हर तरह का काम करना, मदद करना लोगों का जितना बन पड़े, और ये सब चीजें, और वो उनको जागरूक करना और ये सब चीजें। तो अभी ये चल रहा है। तो ये क्या करते थे, वी आर नॉट रेडी येट, कि अभी के जस्ट अगर हमने अब, क्योंकि यहाँ पे सवाल उठ जाता है, क्योंकि अब 19 इस टाइम पे अगर ब्रिटिश को अचानक से हटा दिया, तो इस टाइम पे क्या हम सिविलाइजेशन के तौर पे, क्या अभी इस टाइम पे, कि मतलब अगर लिखें कि क्या इस टाइम पे हम सिविलाइजेशन से नेशन बनने के लिए अगर बने तो ब्रिटिश चले जाए इस टाइम पे, तो क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कि क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के तौर पे काम कर पाए? जवाब था नहीं। अच्छा, ब्रिटिश चले जाएं तो कौन यहाँ पे राज करेगा?
तो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और फिर वो बस हो गई बात कि मतलब क्या होगा। वही जो आप देखते हैं ना कि ये अच्छा यहाँ पे इतना बड़ा इलाका है, सब एक जैसा है, सब एक जैसा है, सब एक जैसा है, फिर ये इतने सारे देशों में क्यों है? क्योंकि 40 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का राजा यहीं का होगा और हम यहाँ का राजा है। तो वो भले ही सब एक इलाका एक जैसा है, एक चीज करता है, ऐसा ऐसा ऐसा, पूरी दुनिया उन्हें एक जैसा देखती है, लेकिन उसमें 40 तो भरे होंगे, सब लड़ रहे होंगे, और ये इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, इनको ये नहीं मिला, ये दोनों साथ में हो गए, इनकी तो हमेशा से लड़ाई हुई है, मतलब लड़े जा रहे, करे जा रहे कि क्या चल रहा है। 40 लोग थे जो कह रहे थे नहीं, यहाँ का राजा यहीं का होगा। तो इस सेंस में कि ऐसा होता है आमतौर पे, तो ये कह रहे थे अभी हम रेडी नहीं है, क्योंकि अब ये जिस तरफ देख रहे हैं, तो अब यहाँ पे चेंज आता है कि यहाँ पे 1940s और अलग अलग रीजनल, यहाँ पे बंगाल पॉलिटिक्स, बंगाल में नेशनलिज्म, बंगाल बहुत पढ़ाई लिखाई का सेंटर रहा और बड़ा अच्छा था, तो उस टाइम के जो अर्ली बंगाल में नेशनलिज्म वहां अपना चला था, बंगाल नेशनलिज्म, और इसका अपने लीडर्स रहे और इसका अपना पूरा ब्रांच बंगाल एक बहुत बड़ा सेंटर रहा था। इसी तरीके से बॉम्बे सेंटर एक बन रहा था, दिल्ली सेंटर, तो ऐसे सेंस में तो यहाँ का नेशनलिज्म ये सब पूरा बन रहा था, स्वदेशी मूवमेंट्स और ऐसे ऐसे कर चुके थे। और यहाँ पे फिर आते हैं गांधी, और गांधी अपनी जिंदगी में आए थे हिंदुस्तान के ही, और आए थे जिंदगी में अपने, ये लॉयर बने, वकील बने थे, और साउथ अफ्रीका में गए थे, और वहां पे जब ये गए तो इन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में जो देखा उसके तहत कई ऐसी चीजें थी, इन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, और ब्रिटिश सरकार का, वहां पे भी साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश लोगों का राज था, इन्होंने ब्रिटिश सरकार को शर्मिंदा किया, कई ऐसे मौके थे। और क्योंकि गांधी फिर इस तरीके से उस टाइम पे ऐसे सिचुएशंस ऐसे हुए कि पता नहीं होता है जिंदगी में, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते चले जाते हैं, तो गांधी का वो पूरा चीज, अब यहाँ पे गांधी वहां साउथ अफ्रीका से अपना पूरा थोड़ा प्रोफेशन, लॉयर और ये सब करके फिर आते हैं हिंदुस्तान, कि यार यही चीज, मतलब गांधी ने यहाँ पे मूवमेंट एक शुरू किया था अपनी जिंदगी में कि यार मेरी जिंदगी का मकसद ये मूवमेंट है, और फिर वो मूवमेंट के तहत फिर आते हैं कि ये मूवमेंट मेरे देश के सेंस में तो हिंदुस्तान आए, पूरे देश में घूमे, गांव गांव, और कुछ था उस आदमी में, पता नहीं कि कोई इससे मिलता था तो कुछ इसका मतलब पता नहीं, कुछ इसके आगे बिल्कुल रियलिटी जैसा हो जाता था, और इसकी बात मान लेते थे, और मतलब पता नहीं कुछ पॉजिटिव हो रहा था। जैसे कुछ लोगों के होता है कि आप उनसे मिलो तो कुछ फील करो कि अच्छा ये बहुत स्पेशल सा सोल है, तो कुछ जरूर उनमें था कि मतलब लोग जोड़ने की कला, मतलब भले ही किसी में कुछ हो, चाहे एनीथिंग, कला भी नहीं कहना चाहिए, इसे पता नहीं कुछ था उनमें कि वो, तो खैर, तो इन्होंने फिर आए, इन्होंने यहाँ पे मूवमेंट्स शुरू किए, प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, और इनकी अपनी फिलॉसफी थी, क्योंकि गांधी मतलब वो एक तरीके से जिंदगी से वो कुछ कर रहे थे अपनी जिंदगी में, वो कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कर रहे थे कि ट्रूथ के एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं और जिंदगी क्या है, मतलब वो नॉर्मल आदमी होते हुए भी वो एक फिलोसोफर बन गए थे, क्योंकि गांधी को लोग इस तरीके से, जैसे गांधी ने रोल, अगर आपको गांधी का बताऊं तो रोल उन्होंने एक नेता का किया, गांधी ने एक नेता का रोल निभाया, जबकि गांधी थे फिलोसोफर एक तरीके से, गांधी फिलोसोफर थे। और जो आप लोग कभी सोचते होंगे ये बात, कभी आप सोच के देखिए कि गांधी जो थे, उनका इतना पूरे इंडियन सिविलाइजेशन में इतना मानते थे लोग उन्हें, वो अगर चाहते, वो अगर कहते कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, तुम सब मेरी प्रजा होगे और मेरे पास फुल पावर है, मैं यहाँ का डिक्टेटर हूं, और अपनी जिंदगी इतने अय्याशी और इतने मजे में जीते जैसा कि दुनिया ने, बाकी पूरी दुनिया ने किया। यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाकी पूरी दुनिया ने ये काम किया है,
बाकी पूरी दुनिया के लीडर्स ने ये काम किया है कि लीडर बनने के बाद बिल्कुल राजा के जैसे पूरा देश में इतनी पावर और ऐसा ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पे ईरान आप आजकल सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये है वो है। ईरान में जो सुप्रीम लीडर है, जिनके पास सारी पावर है, उनका नाम है आयतुल्ला खोमेनी। आप इनके बारे में जानो, इनके बारे में पढ़ो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसे बाकी सब लोग ऐसे थे। गांधी एक फिलोसोफर थे, इसी वजह से वो इतना इम्पैक्ट रखने के बाद भी कि वो देश जो बन रहा है, वो कहते मैं पीएम बनूंगा, कोई मना नहीं करता। गांधी पीएम बनते, मरते दम तक रहते, पूरी पावर होल्ड करते, लेकिन वो आदमी ने कोई पावर नहीं ली। उन्होंने कभी कोई ताकत नहीं ली, उनको ताकत की कोई चाहत नहीं थी, और वो कभी भी नो पॉलिटिक्स। गांधी ने राजनीति, आपको एक और चीज, गांधी ने राजनीति बहुत पहले छोड़ दी थी। और कह दिया था मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन क्योंकि समाज जो है, समाज जुड़ा हुआ है राजनीति से, तो आप रह तो इसी समाज में रहे हो, तो आप दुनिया से जुड़े हो, और दुनिया से राजनीति जुड़ी है, तो वो गांधी होने के बाद आप नहीं उसे हटा सकते, आप गांधी हो गए। तो उस सेंस में तो खैर, तो गांधी की एंट्री होती, गांधी बहुत सारे प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू करते हैं, और यहाँ पे फिर गांधी एरा 1920 से फिर 47 अगर देखें, और गांधी की फिर बड़े इत्तेफाक भी जिंदगी की, आजादी के बाद इनकी डेथ भी हो गई बहुत जल्दी। तो यहाँ पे फिर अलग है, यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन की मेकिंग हुई है एक तरीके से। गांधी ने सारे लीडर्स को जोड़ा है, और कांग्रेस, और वो कांग्रेस की कहानी की राजनीति से हो रही ना चीजें, तो राजनीति मतलब देश की कहानी यहाँ से कांग्रेस की कहानी से जुड़ती है, और कांग्रेस से फिर अगली जनरेशन आती है। फिर यहाँ पे कांग्रेस में आ रहे हैं अम्बेडकर साहब, नेहरू, पटेल, बोस, सब, और अलग अलग इलाकों से, बंगाल नेशनलिज्म, बॉम्बे, यहाँ वहां, कभी यहाँ हो रहा है, कभी वहां हो रहा है, यहाँ के लोग जा रहे हैं कि इनको भी जोड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ रहे हैं, पूरी कहानी। खैर, तो कई सारे एस्पेक्ट्स आपको आज के इस लेक्चर में समझ में आ गए होंगे कि क्या हो रहा था, तो क्यों हो रहा था, और कैसे हो रहा था, और ऐसा ऐसा नहीं तो ऐसा ऐसा क्यों। तो काफी सारे एस्पेक्ट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो